हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देश की राजधानी दिल्ली आजकल वो एक प्रयोगशाला की तरह बनी हुई है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आप देखिए, प्रयोगशाला में क्या होता है, मल्टीपल टेस्ट किए जाते हैं, फेल होता है फिर से टेस्ट करते हैं, फिर ट्राई करते हैं, हिट एंड ट्रायल की बेसिस पर चीजें काम करी जाती हैं। इसी प्रकार से दिल्ली के अंदर जो दिल्ली या फिर देश की जो आम जनता है, उसके ऊपर कुछ एक तरीके से काइंड ऑफ ट्रायल किए जा रहे हैं। वो ट्रायल हैं पुराने वाहनों को बंद करने से रिलेटेड में। अभी आप लोग जानते हैं, रिसेंटली अभी सीएक्यूएम के आदेश पर जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली है उसके द्वारा पुराने वाहनों को बंद करा गया था और वो पॉलिसी पूरी तरह से फेल रही थी। आपने बहुत सारे केसेस सुने होंगे कि किस तरह से लग्जरी गाड़ियों को सस्ते दामों में बेचा गया, साथ ही साथ कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अगेन इस चीज को फिर से गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करने वाली, और सिर्फ अब दिल्ली के कुछ जिलों में नहीं, एक्सटेंडेड जो हमारा एनसीआर है, एनसीआर के कुछ जिलों में भी इसको लागू करा जाएगा। उसके बाद अन्य हिस्सों में भी, पूरे दिल्ली में लागू करा जाएगा, फिर एनसीआर के अन्य हिस्सों में भी लागू करा जाएगा। क्या है पूरा मामला, क्या इसके नुकसान हो सकते हैं, और क्यों मैं कह रहा हूं कि फिर से हायर पॉसिबिलिटी है कि गवर्नमेंट की इस पॉलिसी को फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आइए शुरू करते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में 1 नवंबर से अधिक वायु के वाहनों के लिए ईंधन प्रतिबंध यहाँ पर लगाए गए थे, जैसा आप लोग जानते हैं। और जैसा मैंने बताया कि दिल्ली को यहाँ पर एक प्रयोगशाला की तरह पर इस्तेमाल करा जा रहा है। जब आपने दिल्ली के अंदर ऐसे बहुत सारे जो केसेस देखे थे, तो उनके अंदर आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी कि बहुत सारी जो लग्जरी, और कोई एक केस नहीं था, ऐसे मल्टीपल केसेस थे। बहुत सारी जो लग्जरी गाड़ियां थी, आप देखेंगे 84 लाख की गाड़ी को केवल 2.5 लाख में एक व्यक्ति को गवर्नमेंट की इस पॉलिसी के कारण बेचना पड़ा। कमाल की बात यह है, यहाँ पर आप टैक्स ले रहे हैं पूरा 15 साल का, और आप उससे पहले ही कह रहे हैं कि हम गाड़ियों को स्क्रैप करवा देंगे। आपने जो एक्स्ट्रा टैक्स टैक्स क्यों लिया, जब आपको पहले ही पता था? भाई, आपने जब गाड़ी को सेल करा तब आपने टैक्स तो पूरा ले लिया था, लेकिन अभी आप ऐसी चीजें कर रहे हैं बीच में। अल्टीमेटली आम जनता का काफी ज्यादा नुकसान हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। अब हम बात करेंगे, यानी कि जो पूरी जो कहानी है, पूरी कहानी को एनालाइज करने की, समझने की, पढ़ने की कोशिश करेंगे। दिल्ली में पुराने वाहनों पर फ्यूल बैन है, उसको टल गया था अभी सीएक्यूएम के द्वारा। दरअसल जो हमारा कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, उसने पुराने वाहनों को ईंधन देने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश वो स्थगित कर दिया। यानी कि पहली बार जो कोशिश करी गई गवर्नमेंट के द्वारा, वो पॉलिसी हो गई फेल। उसके पीछे का रीजन, ये साहब मैनेज नहीं कर पाए पूरे काम को, या फिर पूरी पॉलिसी को जो इन्होंने इंप्लीमेंट किया था। चले थे देश को लंदन और सिंगापुर बनाने के लिए, लेकिन एग्जैक्टली चीजों का इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। बैकफुट पे आ गए कि नहीं साहब, अभी हमसे एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी, बाद में करेंगे, बाद में देखेंगे। अब क्या कर दिया, अब कह रहे हैं कि ये जो प्रतिबंध है, 1 नवंबर 2025 से ये प्रतिबंध लागू होगा। फिर से जो प्रतिबंध को लगाया गया था वो 1 नवंबर से लागू होगा। क्यों? क्योंकि अब तक इनकी तैयारियां नहीं हो पाई थी। पहले 1 जुलाई से जो बैन है, ऐसे सभी बैनों को 1 जुलाई से यहां पर लगाया गया था। ये बैन दिल्ली के साथ साथ इन 5 एनसीआर जिलों में और भी लागू होगा। दिल्ली के अलावा 5 और जो जिले हैं एनसीआर के, वहां पर भी लागू होगा। कौन कौन से? फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव और गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा, सोनीपत। ये सभी के सभी ज्यादा उच्च घनत्व वाले वाहन हैं, इसलिए इन पर यहाँ पर वाहन लगाए जा रहे हैं। यानी कि पूरे एरिया में यहाँ पर ज्यादा वाहन पाए जाते हैं, इसलिए बैन लगाने की बात करी जा रही है। दिल्ली प्लस 5 एनसीआर जिले, 1 नवंबर 2025 से बैन यहां पर लागू होगा। शेष पूरे के पूरे एनसीआर में 1 अप्रैल 2026 से बिना किसी बदलाव के जो और बदलाव है, यानी कि वो जो और बैन है, वो पूरा बैन एक्सटेंड यहां पर हो जाएगा। दरअसल ये फ्यूल बैन क्यों लगाया जा रहा है, आप लोग जानते हैं। यहां पर देखेंगे एनजीटी के द्वारा ये आदेश दिया गया था कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन की वजह है साहब, उस पॉल्यूशन को आपको कंट्रोल करना है और आपको उसके लिए वाहनों को बैन करना होगा। लेकिन आप मुझे एक प्रश्न का जवाब दीजिए, क्या दिल्ली के अंदर पूरे पॉल्यूशन के लिए केवल और केवल ये व्हीकल जो जिम्मेवार है? क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी या फिर गवर्नमेंट इस चीज के लिए जिम्मेवार नहीं है और फैक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? डोंट वरी, आपको डेटा के साथ बताऊंगा कि अकेले केवल वाहन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल यहां पर नहीं है। तो देखेंगे सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी दोनों ने पुराने आदेशों को, यानी कि दोनों के जो पुराने आदेश है कि जो पुराने वाहन हैं उनको बैन करना चाहिए। ये आदेश पुराने वाहनों को दिल्ली में चलने से रोकते हैं, और यही जो चीजें हैं इनको सीएक्यूएम के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, उसके द्वारा चीजों को बैन करने की कोशिश करी गई है। अब आप लोग जानते हैं किन वाहनों पर यह बैन लगेगा। तो 10 साल से पुराने डीजल वाहन है और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन। अब इनको पेट्रोल पंप से जो ईंधन है या फिर जो डीजल पेट्रोल है वो नहीं दिया जाएगा। सो दैट इनका कहना है कि साहब एयर पोल्यूशन होता है दिल्ली एनसीआर में, इससे दिल्ली की जो वायु गुणवत्ता है वो सुधरेगी, हम अगर पुराने वाहनों को हम लोग बैन कर देंगे तो। अब ये कितना जायज है, एक बार आप मुझे बताना, पहले पूरा डेटा देख लो, ठीक है ना? ये दरअसल ये एग्जीक्यूशन होना कैसे था, क्यों फेल हुआ ये एग्जीक्यूशन, क्यों गवर्नमेंट बैकफुट पे दोबारा से फिर से इसको लागू करने के लिए सरकार आ गई? तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर एएनपीआर कैमरे, इनके माध्यम से, यानी कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन जो कैमरास होते हैं, आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये पेट्रोल पंप पर, हर एक पेट्रोल पंप पर यहाँ पर इस तरह के कैमरे लगाए गए थे।
जब भी कोई व्हीकल आएगा, ये कैमरों का काम है कि वो उसको पढ़ेंगे, देखेंगे गाड़ी कितनी पुरानी है। अगर गाड़ी इन मानकों से ज्यादा पुरानी है तो फिर उसको फ्यूल नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये पेट्रोल पंप पर कैमरे लगाए जाएंगे। ये जो पुराने या फिर प्रतिबंधित वाहन हैं उनकी ऑटोमेटिकली पहचान कर लेंगे और फिर उनको फ्यूल नहीं दिया जाएगा। दूसरा, डेटाबेस और प्लेट सिस्टम से जुड़ाव होगा, यानी कि जो प्रणाली इसका आधार यही है कि जो वाहन है ये वाहन पोर्टल, साथ ही साथ HSRP यानी कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन जो प्लेट होती है, जिन वाहनों में HSRP नहीं होगी उन्हें पहचानना मुश्किल होगा। ये एक चुनौती हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। बैन क्यों टाला गया? रियलिटी आपको बताता हूं, सरकार क्यों बैकफुट पे आई, क्यों इस बैन को टाला गया था। तो देखो, सिंपल सी बात यहाँ पर यह है कि पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह उन्होंने बोला था, सिरसा साहब ने बोला था कि अभी हम इसको लागू कर पाने की कंडीशन में नहीं है। उन्होंने CAQM को पत्र लिखे बैन को विलंबित करने की यानी कि पोस्टपोन करने की जो डिमांड है वो डिमांड करी थी। अब उन्होंने इसके पीछे तर्क क्या दिया? बोले साहब तकनीकी और इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी चुनौतियां हैं, उनका हम सामना कर रहे हैं, अभी हमारे बस की बात नहीं है इसको इंप्लीमेंट करना, थोड़ा देर से हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। रियलिटीज पर आइए, क्यों इसको हटाना पड़ा इनको, क्यों इनको पोस्टपोन करना पड़ा, आइए उसके बारे में बात करते हैं। ANPR प्रणाली में गड़बड़ी है, यानी कि कैमरे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। जो कैमरे लगाए हैं वो कैमरे ही सही से काम नहीं कर रहे हैं। कुछ जगहों पर कैमरे सही जगह नहीं लगे हैं, मतलब जल्दबाजी में एक इस तरह से एक प्रयोग करा गया कि बस जल्दबाजी में इंप्लीमेंट कर दो इसको। जिन वाहनों में हाई सिक्योरिटी जो हमारा नंबर प्लेट नहीं है उन्हें पहचाना नहीं जा पा रहा है, सभी वाहनों में भी वही नहीं लगा पाए, पहला काम तो वही नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ राज्यों के बीच में कैसा भी कॉपरेशन नहीं है, डेटा साझा नहीं हो रहा। जब तक आपके पास डेटा नहीं होगा आप इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। हरियाणा और यूपी जो सीमावर्ती राज्य हैं उनकी गाड़ियों की जानकारी उपलब्ध ही नहीं है, इससे अधूरी पहचान और चूक जैसी समस्याएं, ये समस्या यहाँ पर बन सकती हैं। ईंधन टूरिज्म का खतरा, यानी कि लोग दिल्ली से बाहर जाके ईंधन भरवा सकते हैं। आप बंद कर दो, ठीक है, बैन कर दो, आप लोग बाहर जाके भरवा लेंगे। लेकिन एक चीज यहां भी बोली गई थी इस पॉलिसी में कि आप ईंधन तो छोड़िए, पहले आप गाड़ी को खड़ा तो कर सकते थे, अब आप गाड़ी को, पुरानी गाड़ी खड़ा भी नहीं करेंगे, उसको स्क्रैप करवा लेंगे। ये समस्या है यहाँ पे। क्रॉस बॉर्डर फ्यूल नेटवर्क बनने का जो खतरा है, एक ये खतरा भी यहाँ पर डेवलप हो सकता है। अब हम बात करेंगे बाकी फेलियर्स के बारे में, क्यों ये पॉलिसी फेल होगी, किस तरह से आम जनता को इसमें घसीटा जा रहा है, किस तरह से आम जनता को, जो कॉमन मैन है, उसकी कंडीशन खराब होने वाली है इस फैसले की वजह से। उस डिटेल के बारे में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ जरूरी सूचना अनअकैडमी की तरफ से। अगर आप लोग यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आप सबके लिए लाया है केवल 19,999, 12 महीने तक का एक्सटेंशन। ध्यान रखिएगा, फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट आपको शुभ 50 ये कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा, आप मैक्सिमम डिस्काउंट के भागीदार बन पाएंगे। ठीक है, हमारे जो बैचेज हैं 9 जुलाई से सारे बैचेज शुरू हो चुके हैं, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोग यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी सीरीज चल रही है इंडियन पॉलिटी, लक्ष्मीकांत बुक को वहां पर कवर कर रहे हैं, आप मेरे साथ आके वहां पर उन चीजों को जुड़ सकते हैं। अब आइए मैं आपको कुछ डेटा दिखाता हूं, मैं आपको डेटा दिखाता हूं कि जो रिस्पॉन्सिबल चीजों को माना जा रहा है कि भाई व्हीकल्स को हम बैन कर देते हैं, एक बार हम डेटा देख लेते हैं कि ये वाकई में जो दिल्ली के अंदर जो वाहन है वो कितना रिस्पॉन्सिबल है वहां के एयर पॉल्यूशन के लिए। तो उसके लिए मैं आपको कुछ भरोसेमंद, कुछ जो क्रेडिबल डेटा है उस डेटा की ओर ले जाना चाहूंगा। और उस टेबल को, उस डेटा को दिखाने से पहले मैं आपको सोर्सेज बता देता हूं कि इस डेटा को कहां से निकाला गया है। तो आप यहाँ पर मल्टीपल जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। सफर प्रणाली दिल्ली की, यहाँ पर ये जो हमारा एनवायरमेंट जो हमारा मिनिस्ट्री है उसके द्वारा, और साथ ही साथ IITM पुणे इसके द्वारा संचालित है। CAQM का एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्शन प्लान, वो CPCB की रिपोर्ट, और EPCA ये, और साथ ही साथ टेरी के नीति आयोग की जो ज्वाइंट स्टडी है, इन सभी के आधार पर एक यहाँ पर डेटा निकाला गया है। इस डेटा को आप यहाँ पर पढ़ने की, समझने की कोशिश करिए कि किस मौसम में, यानी कि सर्दियों के टाइम पे और गर्मियों के टाइम पर कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है दिल्ली NCR के अंदर जो व्हीकल्स है उनका। तो देखिए, अगर यहाँ पर बात करी जा रही है सर्दियों के समय, अक्टूबर जनवरी में जो प्रदूषण का योगदान है परसेंटेज में कितना होता है, सबसे बड़ा जो योगदान है वो है पराली जलाने का। और पराली आप लोग जानते हैं हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, वैसे वाले एरिया से सबसे जो हवा बह बह के जो धुएं को साथ में लेके वहां पर जाती है, और वो एक बड़ा फैक्टर होती है पॉल्यूशन का। तो आप देखेंगे 25 से 40% तक जो योगदान है वो योगदान पराली जलाने का देखने को मिलता है दिल्ली NCR की ठंड में, जो यानी कि ठंड के समय पर जो पॉल्यूशन होता है उसके अंदर। उसके बाद आता है जो हमारा वाहनों का प्रदूषण है, 15 से 25% केवल सर्दियों के टाइम पर अगर आप देखेंगे तो 15 से 25% ही योगदान आपको यहां पर देखने को मिल रहा है इस चीज का। घरेलू ईंधन और खाना पकाना ये 5 से 10%, साथ ही साथ इंडस्ट्री ये 10 से 15%, निर्माण कार्य 10 से 15%, साथ ही साथ गार्बेज बर्निंग 5 से 7%, सड़क की धूल ये 15 से 20%, क्रॉस बॉर्डर यहाँ पर 5 से 10%। इसके बारे में तो आपने बात कर दी, क्या ये अकेला रिस्पॉन्सिबल है? इन सब का क्या, इनके बारे में गवर्नमेंट के क्या एक्शंस लिए जा रहे हैं? पराली जलाने को आप कह रहे हैं किसानों के ऊपर हम लगा देंगे जुर्माना, उसके क्या, उससे क्या होगा? अगेन अल्टीमेटली किसान ही परेशान हो रहे हैं उस चीज से भी।
आप सॉल्यूशन क्या लेके आए, किसानों को अल्टरनेट आप क्या दे रहे हो, बेहतर विकल्प क्या दे रहे हो, कितना उसको जो आप विकल्प या फिर जो सुविधाएं दे रहे हो उन्हें एग्जैक्टली कितना धरातल पर आप एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, ये बड़े क्वेश्चंस यहाँ पर रेज होते हैं। ठीक है, अभी देखो ये तो ठंडों का डेटा था, अब थोड़ा गर्मियों के डेटा के बारे में बात कर लेते हैं। गर्मियों और मानसून में तो देखेंगे जो वाहनों का प्रदूषण है इसका परसेंटेज यहाँ पर ज्यादा बढ़ जाता है, 30 से 40% तक ये परसेंटेज बढ़ जाता है। सड़क की धूल 35 से 40%, उद्योग है वो 15 से 20%, निर्माण और कचरा जलाना 10%, और ये जब पूरा का पूरा डेटा आप देखेंगे पॉल्यूशन का कि किस चीज से कितना पॉल्यूशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब जो दिल्ली सरकार के द्वारा ये जो डिसीजन लिया गया है, इस डिसीजन का एक बड़ा इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा, वो भी आम आदमी के ऊपर। कि अब ऐसी बात तो है नहीं कोई व्यक्ति कोई कार लेगा, कोई गाड़ी लेगा वो 10 साल के लिए, ऑलरेडी लोगों ने पूरे समय के लिए जब तक वो गाड़ी वैलिड थी उसके लिए टैक्स भर दिया, ऊपर से आप स्क्रैप कर पा रहे हैं, तो आम जनता ही इसमें कहीं ना कहीं घसीटने वाली है। यस डेफिनेटली आप बात कर रहे हैं कि हम लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट के लिए कि इसका लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट होगा, दिल्ली प्रदूषित नहीं होगी, इस चीज की गारंटी नहीं है, क्योंकि आप अभी आपसे पॉलिसी इंप्लीमेंट इतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही है। तो आप देखेंगे इकोनॉमिक इंपैक्ट, नए वाहन खरीदने की मजबूरी बनेगी, लोगों की जेब पर एक्स्ट्रा भार पड़ेगा, सबको नए वाहन खरीदने पड़ेंगे। अब इससे और समस्या होगी, इवन बहुत सारे लोगों के द्वारा तो इतने तक आरोप लगाए गए कि कहीं ऐसा तो नहीं है सरकार जो प्राइवेट कॉर्पोरेट्स या फिर जो गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां हैं उनके फायदे के बारे में सोच रही हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली आप पुरानी गाड़ियों को देखोगे तो एक तो वो और गाड़ियों की भीड़ बढ़ेगी, फिर यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि गाड़ियां और खरीदी जाएंगी, लोग मजबूर होंगे गाड़ियां खरीदने पर, उन पर फिर से टैक्स, उन पर फिर से इंश्योरेंस, उन पर फिर से पैसा खर्चा करना, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। देन हम देखेंगे पुराने वाहनों का रीसेल वैल्यू शून्य हो जाएगा। आप देख रहे हैं ना 80-80 लाख की, करोड़ों की गाड़ियां 2.5-3-3 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए में बेचनी पड़ी लोगों को, मजबूरी में बेचनी पड़ी है लोगों को। वैसी समस्या, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना अभी भी महंगा है। देखो यार एक प्रैक्टिकल चीज समझने की कोशिश करो, आप लोग कह रहे हैं कि ईवी पे जाओ, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट जाओ, ठीक है, ये जो सिद्धांत वाली बात है ये चीज अच्छी बात है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अच्छा है, पॉल्यूशन नहीं करेगा, पहली बात, ये काफी ज्यादा कॉस्टली है पहली चीज, और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज कि इसको चार्ज करने की समस्या अभी भी बहुत ज्यादा है। क्यों? अभी तो आपके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं कि आप इनकी रेंज बढ़ा सको, इनकी रेंज ऑलरेडी कम है। दूसरी बात, अगर इनको चार्ज करना है तो आपके पास इंफ्रा नहीं है इसके लिए, लोग कैसे इसको अडॉप्ट कर लेंगे? जब तक आप इसको फ्रेंडली नहीं बनाओगे लोगों के, लोग कैसे अडॉप्ट कर लेंगे? ना तो आपके पास चार्जिंग स्टेशन है, भाई पेट्रोल पंप हर 2-3 किलोमीटर दूरी पे पाई जाती है, चार्जिंग स्टेशन का क्या, कहां आप किन चीजों पर प्रोवाइड करा रहे हैं? तो ना तो आपके पास चार्जिंग स्टेशन है, ना आपके पास रेंज आप बढ़ा पा रहे हैं उसकी, वो महंगी पड़ रही है, आग लगने जैसी घटनाएं आ रही, तो आप पहले उसको लाइए तो सही, उसको एग्जीक्यूट तो करिए, जो लोग उसके ऊपर भरोसा कर सकें। बीमा और पंजीकरण पर फंसा हुआ निवेश डूब सकता है। अब जैसे यहीं पर देख लो, लोगों ने स्टार्टिंग में 15 साल के लिए या फिर जितने साल के लिए कंपनियों ने उनको दिया था उन गाड़ियों को, लोगों ने पहले ही टैक्स चुका दिया, अब आप उनको पहले ही स्क्रैप कर रहे हो, उनको बैन कर रहे हो। तो लोगों का जो पैसा है, लोगों का जो टैक्स उन्होंने भरा है, जो इंश्योरेंस के तौर पर जो पैसा दिया है, साथ ही साथ जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो टैक्स दिया है उन्होंने, वो तो सब पैसा वेस्ट हो रहा है उनका। वाहन मरम्मत और स्पेयर पार्ट सेक्टर में गिरावट आ रही है। बिल्कुल, देखो पुराने वाहन हैं, पुराने वाहन मेंटेनेंस ज्यादा मांगते हैं, जब वो मेंटेनेंस मांगते हैं तो सीधी सी बात है जो हमारे कल पुर्जे हैं, ठीक है, स्पेयर पार्ट्स हैं, वो बनाने वाली कंपनियां, उनमें काम करने वाले लेबर, साथ ही साथ जो गैरेज होते हैं उन गैरेज में एक बड़े स्तर पर जो लेबर है, यानी कि काफी सारे लोगों को रोजगार मिलता है, वो सारी चीजों में कमी आएगी। आप कह रहे हैं कि स्क्रैप उद्योग में बढ़ावा मिलेगा, बहुत ज्यादा कोई जरूरी नहीं कि आप इसका फायदा उठा पाओ, पहली चीज ये है। दूसरा, ईवी सेक्टर में संभावित वृद्धि, अरे भाई पहले जो चुनौतियां हैं उनको तो एड्रेस करिए, तब जाके ईवी सेक्टर में संभावित वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जो आम आदमी है, उस आम आदमी के ऊपर अगर इस पॉलिसी को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट नहीं करा गया तो ये पूरा बोझ आम आदमी के ऊपर ही पड़ना है। वैसे आपका क्या मानना है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।